नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में 24 वैज्ञानिकों, शोध दलों को 4 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बर्बरता के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। विदेशी धरती पर नेता प्रतिपक्ष के बिगड़े बोल पर भाजपा आक्रामक। देश को बदनाम करना भाजपा ने बताया राहुल की पुरानी आदत। कहा एलओपी का मतलब बना अब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। नक्सल विरोधी अभियान में ओडिशा को बड़ी सफलता। मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। भारी मात्रा में हथियार बरामद। अधिकतर नक्सली केरलापाल एरिया कमेटी सदस्य। आपदा में भारत बना श्रीलंका की ढाल। चक्रवात दितवाह के बाद ऑपरेशन सागर बंधु के तहत पुनर्निर्माण के लिए $450 मिलियन की आर्थिक मदद। विदेश मंत्री जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति से की मुलाकात। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। मुर्शिदाबाद लिंचिंग मामले में 13 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी पिता पुत्र की हत्या। हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। मुर्शिदाबाद में मॉब लिंचिंग वहां पर हुई थी। भीड़ ने दोनों को पीट पीट कर मार डाला था। 13 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है इस मामले में। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। पीट पीट कर मॉब लिंचिंग वहां पर हुई थी। भीड़ ने दोनों की हत्या कर दी थी। हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी वहां पर। इस मामले को लेकर 13 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। मुर्शिदाबाद लिंचिंग की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 13 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुर्शिदाबाद मॉब लिंचिंग मामले में वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान पिता और पुत्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर के अब फैसला आया है। 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और आजीवन कारावास की उनको सजा दी गई है। मुर्शिदाबाद मॉब लिंचिंग की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 13 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान पिता पुत्र की हत्या हुई थी। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, हमारे दर्शकों को बताइए क्या ये मामला था? दर्शकों को याद होना चाहिए चंद्रशेखर, भयंकर घटना है वक्त की मामले में। जो दूसरा शुक्रवार है, हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि बंगाल में कुछ हो ना जाए और आखिर तक हो भी गया था कि ये वक्त की विरोध की मामले में ये जो शमशेरगंज, सूती और ये सब जगह मुर्शिदाबाद की, वहां पे करीब कई घंटों तक नेशनल हाईवे को बंद करके और पुलिस को गांव के किनारे पे रोककर और पत्रकारों को रोककर 3-4 गांव में जिस तरह से मुसलमानों ने एक तांडव चलाया था और करीब हम लोगों को ये बताना पड़ा था और मैं भी बताया था कि मुझे पता है कि अंदर लोगों का हत्या हुआ है, लेकिन जब तक पुलिस की तरफ से नहीं बताया जा रहा है, जब तक होम मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से नहीं बताया जा रहा है, हमें पता कि अंदर क्या चल रहा है,
तो वही घटना बाद में 3 दिन के बाद हमें पता चला, हरगोविंद दास और मूर्तिकार, दोनों मूर्तिकार, पिता हरगोविंद दास और पुत्र चंदन दास को बेरहमी से हत्या कर दिया गया था और खून में लथपथा हुआ उनका जो दोनों का मृतदेह है वो हमें देखने को मिला। बाद में उसका जो डेड बॉडी है हमें देखने को मिला। लेकिन ये 3 दिन तक पुलिस की तरफ से घटना को छिपाने की कोशिश किया गया, ममता बनर्जी की तरफ से छिपाने की कोशिश किया गया, हम पत्रकार लोग अंदर जाने के लिए काफी कोशिश किया गया, लेकिन आखिर तक ये घटना जितना भी छिपाने की कोशिश किया गया उतना ही उभर कर सामने आया। तो सारे पत्रकार आखिर तक अंदर गया, बात को सामने लेके आया और पूरे दुनिया को पता चला। आज बांग्लादेश में जिस तरह से दीपू दास को जिंदा जलाया गया, उसी तरह से ये हरगोविंद दास और चंदन दास को खून की नदी उनके शरीर से बहाया गया था। और ये 13 की 13 मुसलमान थे। पूरे एक मुसलमान की टोली ममता बनर्जी की निगरानी में, ममता बनर्जी की पुलिस की इसी तरह से उनकी मैं कहना चाहूंगा कि उनकी पूरी तरह से सहयोगिता से, क्योंकि वो बाहर खड़े रहे और पत्रकारों को रोक के रखे और अंदर ये तांडव चलते रहे। बाद में दबाव के कारण, पूरे मीडिया के दबाव के कारण, पूरे देश की दबाव के कारण, पूरे अच्छे सोच की जो इंसान भारत में अभी तक बचा हुआ है, उस अच्छे सोच की इंसानों की दबाव के कारण ये जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी को झुकना पड़ा। बिल्कुल, कहीं न कहीं दबाव काम आया है और जो भारत की न्याय व्यवस्था है उसने एक उदाहरण यहाँ पर सेट किया है। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं विभिन्न जगहों पर। प्रसन्न जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी है। इस घटना की जो पृष्ठभूमि थी वो हमारे दर्शकों को बताई। और वहीं एक और मामले में पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रख देने वाले हंसखाली सामूहिक दुष्कर्म कांड में न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रानाघाट एडीजी अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इस कांड में शामिल कुल 9 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। मुख्य आरोपी सोहेल गयाली और उसके 2 दोस्तों प्रभाकर पोद्दार और रणजीत मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी के पिता और पूर्व टीएमसी नेता समरेंद्र गयाली को 5 साल की जेल हुई। साथ ही दीप्त गयाली और एक अन्य शख्स को भी 5 साल की सजा मिली। इन तीनों पर अपराध में सहयोग करने और सबूत मिटाने का आरोप था, जबकि पड़ोसी अंशुमान बागची को 3 साल की सजा सुनाई गई। उन पर पीड़िता के परिवार को डराने धमकाने, नाबालिग के शव को जबरन शमशान ले जाने और साजिश में शामिल होने का आरोप था। हालांकि कोर्ट ने दोषी पाए गए 2 नाबालिगों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि अगर वो अगले 1 साल के भीतर किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होते हैं तो अदालत अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। ये राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान पुरस्कारों का पहला संस्करण है जिसमें देश भर के प्रख्यात वैज्ञानिकों और शोध टीमों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में कुल 24 वैज्ञानिकों और शोध दलों को 4 प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इनमें 1 विज्ञान रत्न पुरस्कार, 8 विज्ञान श्री पुरस्कार, 14 विज्ञान युवा एसएसबी पुरस्कार और 1 विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। पुरस्कार विजेताओं ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की राष्ट्रीय मान्यता से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो देश के लिए और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा कि ये सम्मान भारतीय विज्ञान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा देता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला भी जलाया।
बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में कोलकाता में बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया गया। दरअसल बांग्लादेश के मेमनसिंह में 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है और न्याय की मांग कर रहे हैं लोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके से मुलाकात की और पीएम नरेंद्र मोदी का चक्रवात दित्वाह से तबाह श्रीलंका के साथ एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें खुशी हुई। भारत श्रीलंका के साथ सभ्यतागत संबंध, नेवर फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर के तहत मजबूती के साथ खड़ा है। इसी के साथ क्षेत्र में पहला रिस्पॉन्डर होने के कारण संकट की घड़ी में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मानवीय सहायता पहुंचाई और सड़क, रेलवे और पुल कनेक्टिविटी की बहाली की। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण किया गया। उन्होंने तबाह श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए $450 मिलियन की मदद की घोषणा की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत श्रीलंका में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में मदद के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही बताया कि उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के साथ सबसे तबाह उत्तरी प्रांत के किलिनोच्ची जिले में 120 फुट लंबे डबल लेन वैली ब्रिज का भी उद्घाटन किया। 110 टन के इस पुल को भारत से एयरलिफ्ट किया गया था। I am here as special envoy of Prime Minister Narendra Modi and carrying a message for President Anurakumar Dissanayake. And we had a detailed discussion on the damage caused by Cyclone Ditwa. The letter from Prime Minister Modi that I handed over builds on our first responder role and commits a reconstruction package of $450 million to Sri Lanka. We are conscious that work towards mitigating the impact of Cyclone Ditwa on the people of Sri Lanka must be done in the quickest time possible. I can assure you that India stands firmly with Sri Lanka more than ever before, and I'm sure that Sri Lanka will once again demonstrate its great resilience in recovering from this adversity. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के 17वें अध्यक्ष बनाए गए। इस पर पंकज चौधरी ने अपने नए दायित्व के लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होना अपने आप में गौरवपूर्ण बताया। पंकज चौधरी ने कहा कि 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अटल शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस संबंध में 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अपने नए दायित्व के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि पूरे देश के राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश माना जाता है। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 3 अभियान चल रहा है, उसमें एक तो अटल शताब्दी समारोह चल रहा है जो 25 दिसंबर को होगा, और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। 24 तारीख को उनसे संबंधित स्थलों पर स्वच्छता की जाएगी। पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग कार्यक्रम में SIR यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कार्य करा रहा है। इस कार्य में हमारे कार्यकर्ता अपनी खास भूमिका निभा रहे हैं। SIR का कार्यक्रम चल रहा है।
SIR के कार्यक्रम में संविधान के तहत चुनाव आयोग उसको करा रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि जो कार्यक्रम वहाँ हो रहा है उसमें हमारा कोई व्यक्ति किसी का नाम छूटने ना पाए, कोई गलत आदमी का नाम जुटने ना पाए, और जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम उसमें से हटाने का जो काम चल रहा उस पर भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि उनका हम चुनाव आयोग का सहयोग करें और एक हमारा राजनीतिक कार्य है उसको पूरा करें। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को वायु प्रदूषण को लेकर पत्र लिखा था, जिसके जवाब में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल को पत्र लिखकर उनकी दोहरी नीति का जिक्र किया। पत्र में उपराज्यपाल ने लिखा कि जब सत्ता अरविंद केजरीवाल के हाथ में थी तब न तो प्रदूषण पर स्थायी समाधान निकाला गया और न ही ठोस नीतिगत फैसले लिए गए। 11 साल के शासनकाल में दिल्ली की सड़कों की मरम्मत, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, ई बसों की व्यापक शुरुआत और पड़ोसी राज्यों से समन्वय जैसे अहम मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया गया। केजरीवाल पर प्रदूषण की समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा किसान उपभोक्ता बहुराज्य सहकारी समिति लिमिटेड का विधिवत निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सर्वसम्मति से रामकुमार वालिया को समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके साथ ही नियमानुसार अन्य निदेशकों का चुनाव भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। समिति के कार्यों के सुचारू संचालन और देश भर में गतिविधियों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए देश भर से 100 सदस्यों यानी कि डेलीगेट्स का भी निर्वाचन किया गया है। समिति ने आने वाले समय में देश भर में अपने स्टोर स्थापित करने की योजना बनाई है। इन स्टोर्स के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वस्त्र, जूते चप्पल, खाद्य सामग्री, अनाज, घरेलू उपयोग का सामान, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद सहित दैनिक जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एक प्रस्ताव बनाया गया था कि भारत में एक ऐसी सहकारी कंपनी बननी चाहिए जो एक ही स्थान पर लोगों को सस्ते में घरेलू सामान तथा आवश्यकता का सामान उपलब्ध कराए। भारत सरकार ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और किसान उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिक प्रयोगों को सटीकता के साथ पूरा करने में सफलता पाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट आइला नाम से ऐसा AI एजेंट तैयार किया है जो प्रयोगशालाओं में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। देखिए हमारे संवाददाता निशांत सौरभ की यह खास रिपोर्ट। अब तक चैट GPT जैसे AI मॉडल मुख्य रूप से दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने, सवालों के जवाब देने और डेटा का विश्लेषण करने में मदद करने वाले डिजिटल सहायक के रूप में काम करते रहे हैं। लेकिन IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे को आगे बढ़ाते हुए दुनिया में पहली बार ऐसा AI एजेंट विकसित किया है जो मानव वैज्ञानिकों की तरह ही वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट आइला नाम के इस AI एजेंट को तैयार किया है, जिसकी मदद से प्रयोगशालाओं में शुरुआत से अंत तक वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकते हैं। It has a AI agentic framework where you give simple instructions in English language and it will convert it to a code and then perform the experiments and give you the output of the experiments. What is the importance of this? There are several experimental facilities across the country which are available, but you require experienced human resource to actually perform those experiments. अभी आइला जैसा सिस्टम हो गए तो you can just use this and that will make the experiments very easy to perform. आइला AI एजेंट बिना रुके बिना थके कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग स्वतंत्र रूप से यानी बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूरा कर सकता है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने दिखाया कि आइला किस प्रकार एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जैसे जटिल प्रयोग मानव वैज्ञानिकों की तरह ही सटीकता के साथ कर सकता है। प्रयोग के दौरान ये रियल टाइम निर्णय लेने और परिणामों का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करने में भी पूरी तरह सक्षम है। तो आइला एक ऐसा फ्रेमवर्क है तो जो आपका अगर आप उसमें
कोई भी काम आपको करना है, मतलब कोई भी काम जो कि ये अभी के लिए हमने इसको AFM के साथ कनेक्ट किया है, तो AFM में जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है तो वो सब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट फील्ड से जो फील्ड्स में आप देखेंगे, मतलब जहाँ पे मटेरियल्स का कैरेक्टराइजेशन करना है तो वो सब काम आप ये AFM से करवा सकते हैं। तो ये इसका मतलब मेन एप्लीकेशन है। किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग को सटीकता के साथ पूरा करने के लिए प्रशिक्षित लोगों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें विषय की पूरी समझ हो। आइला ये काम बिना किसी ट्रेनिंग के स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जरिए देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध को बढ़ावा दे रही है, IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं की ये पहल आने वाले समय में विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और तेज विकास के लिए तैयार है। RBI के दिसंबर बुलेटिन में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि महंगाई में उल्लेखनीय गिरावट से सरकार और केंद्रीय बैंक को विकास को प्रोत्साहित करने का अवसर मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में औसत महंगाई दर 1.7% रही, जबकि अक्टूबर 2025 में ये घटकर 0.3% पर आ गई। इसी अवधि में GDP वृद्धि 8.2% दर्ज की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कम महंगाई और मजबूत विकास दर गोल्डीलॉक्स पीरियड का संकेत है। आगे अच्छी खेती, मजबूत बैंकिंग और सुधारों से विकास को और गति मिलेगी। RBI गवर्नर ने कहा कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक समर्थन देने और देश की तरक्की के लिए एक नई उम्मीद, जोश और दृढ़ संकल्प के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ड्रग्स के एक बड़े मामले में अहम सफलता मिली है। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट में शामिल ऋतिक बजाज को गिरफ्तार कर दुबई से भारत लाया गया है। बताया जा रहा है कि ऋतिक बजाज थाईलैंड बेस्ड ड्रग तस्करी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। इससे पहले इस सिंडिकेट से जुड़े 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साल 2024 में इस गिरोह से करीब 1300 किलो से ज्यादा ड्रग्स भी बरामद की गई थी, जिससे इसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ था। ओडिशा सरकार को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी और निर्णायक सफलता मिली है। मलकानगिरी जिले में कुल 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों ने ओडिशा के DGP योगेश बहादुर खुरानिया के समक्ष सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले अधिकांश नक्सली केरलापाल एरिया कमेटी से जुड़े हुए थे। इनमें दोरनापाल LOS के कई कमांडर स्तर के नक्सली भी शामिल हैं, जो लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सौंपा है। इनमें एक AK-47, 2 इंसास राइफल, एक SLR सहित कुल 9 हथियार, बड़ी मात्रा में कारतूस और अन्य नक्सली सामग्री शामिल है। 22 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के पास में, जिसमें एक डिविजनल कमेटी मेंबर, 6 एरिया कमेटी मेंबर और 15 पार्टी मेंबर शामिल हैं और काफ़ी भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र के साथ उसमें उन्होंने सरेंडर करा है, जिसके अंदर AK-47 राइफल, इंसास राइफल, SLR राइफल और अन्य सरंजाम शामिल हैं। माननीय गृह मंत्री महोदया ने पूरे देश को एक आह्वान दिया है और एक तारीख सुनिश्चित करी है, जिसके अंदर कहा गया है कि माओवाद का जो है मूलपोछ करा जाएगा। उड़ीसा राज्य और उड़ीसा पुलिस उसी टारगेट को पूरा करने के लिए मिशन मोड में लगी है। इन दिनों दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है, तो वहीं
धोरों की धरती और स्वर्ण नगरी जैसलमेर भी क्रिसमस और नववर्ष को लेकर आकर्षण का केंद्र बन गई है, जहां सैलानियों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। क्रिसमस ईव और न्यू ईयर को यादगार बनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक जैसलमेर पहुंच रहे हैं, जिससे शहर के होटल, रिजॉर्ट और डेजर्ट कैंप लगभग फुल हो चुके हैं। पूरा शहर क्रिसमस थीम और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। जगह जगह क्रिसमस ट्री और मनमोह लेने वाली डेकोरेशन की गई हैं। इसके साथ ही पर्यटकों को रेगिस्तान में ऊंट सफारी, बोनफायर और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत पसंद आ रहे हैं। सैलानियों के लिए क्रिसमस की शाम यादगार बनाने को लेकर जैसलमेर में म्यूजिक और डिनर की विशेष तैयारियां भी की जा चुकी हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।